गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी। वह हमें देखना है भारतीय साहित्य और यानी इंडियन लिटरेचर। और इंडियन लिटरेचर में भी सॉरी, आपसे प्रश्न पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। तो यहाँ पे इंडियन लिटरेचर में हम लोग को देखना है, जैसे जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसे हम लोग देखेंगे। अच्छा, एंशियंट लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट, द्रविडियन लिटरेचर, तो इन सब को हम लोगों को देखना है जो इंडियन लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे। जैसे अब इंडियन लिटरेचर में आप देखो तो यहाँ पे हड़प्पन पीरियड का, वैदिक पीरियड का, फिर उसके बाद फिर वैदिक पीरियड में जो भी आपको ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इसके साथ साथ महाकाव्य के रूप में रामायण महाभारत हो गया, पुराण हो गया, महापुराण हो गया। तो इन सब से रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए आप लोग जो प्रश्न यहाँ पे देखने जा रहे हैं वह हमारा है इंडियन लिटरेचर। और लिटरेचर भी चूंकि आर्ट का ही, कल्चर का ही एक पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट है। प्रश्न थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे देखने की आवश्यकता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों के लेखन के संबंध में, बहुत ध्यान से देखना, हड़प्पा के लोगों के लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लेखन, स्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कंसर्निंग द राइटिंग ऑफ हड़प्पन पीपल? हड़प्पावासी विचारों को सीधे संप्रेषित करने के लिए विचारधाराओं यानी एक ग्राफिक प्रतीक या चरित्र का उपयोग करते थे। आपसे सही प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे, क्योंकि हम अपनी देखो, कला तो मूलतः लेखन भी एक कला है। लेखन भी क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? यह भी एक, राइटिंग भी एक आर्ट है। और कला क्या है? भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मान लो आप लिखते हो, अगर किसी मित्र को आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपनी भावना और विचार ही तो व्यक्त करते हो। आप अपने पेरेंट्स को अगर आप पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो आप उसके माध्यम से क्या कर रहे हो? आप अपनी भावना और विचार को व्यक्त कर रहे हो। या मान लो आज मोबाइल में आप जो इमोजी, जो जिसे कहा जाता है, कभी हंसता हुआ, कभी एकदम रोता हुआ, कभी खूब खुशी से पागल होता हुआ, जो इमोजी नहीं होता है जो आप भेजते हो, तो उसके माध्यम से भी तो आप अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, यानी प्रतीकों के माध्यम से भी। तो हम अपनी कला को प्रतीक, सिंबॉलिक रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। यह हमारी कला की एक विशेषता है बच्चों, कि हम अपनी कला को प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। तो हड़प्पावासी क्या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक या चरित्र का उपयोग, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया करते थे क्या? माना जाता है कि कुछ लेख वेस्ट्रोफोर्डिनिक शैली का भी अनुकरण करता था। यानी उनका जो लेख है, जो उनके जो कुछ भी प्राप्त हमें हो रहे हैं, सम इंस्क्रिप्शंस, ऐसे उनके जो लेख हमें प्राप्त हो रहे हैं वह मुहरों पर प्राप्त हो रहे हैं, वह मृद भांडों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। कुछ पट्टिकाएं भी मिली हैं, कुछ पट्टिकाएं भी हमें मिली हैं जहां पे उनके स्क्रिप्ट हैं। ऐसे बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट तो हमारे पास नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, मात्र 400 अक्षर हमें मिले हैं। तो क्या उसकी शैली वेस्ट्रोफोर्डिनिक थी? वेस्ट्रोफोर्डन, यह भी एक लेखन की शैली है। वेस्ट्रोफोर्डन, जिसे हिंदी में आप शुद्ध रूप में कह सकते हो गोमूत्रिका, गोमूत्रिका, है ना। अच्छा, some inscriptions are thought to have followed the वेस्ट्रोफोर्डिनिक स्टाइल। ऐसा माना जाता है कि उनके लेख अधिकतर बाएं से दाएं लिखे गए थे। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना, हम लोग बाएं से दाएं। दे इंस्क्रिप्शन आर थॉट टू हैव बीन मोस्टली रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, लेफ्ट टू राइट हम लोग कैसे लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
तो क्या उनकी लिपि किस प्रकार की है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल बच्चों, देखो हड़प्पावासी यानी अपने विचारों को एक ग्राफिक प्रतीक, क्योंकि वे चित्र बनाए, आज तक वह पढ़ा नहीं गया, उनकी लिपि आज भी अपठनीय है, ठीक है, रीडेबल नहीं है। उनके जो लेखन है बेस्ट्रोफोनिक शैली, यानी उनकी जो लेखन शैली क्या है, ऐसे तो भाव चित्रात्मक है, और उनका शैली कैसा है, लेखन स्टाइल, तो वह लेखन स्टाइल है बेस्ट्रोफोनिक, यानी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इसलिए अधिकांश जो अक्षर जो हमें मिल रहे हैं वह किस आकार के, यू आकार के। इसे ही कहा जाता है गोमूत्रिका, देख रहे हो ना, गोमूत्रिका। अगर गाय को कभी टॉयलेट देखते होगे करते हुए, तो ऐसे ही उसका टॉयलेट ऐसे 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 ऐसे, तो इसे बेस्ट्रोफोनिक कहा जा रहा है शैली, स्क्रिप्ट, ठीक है। इनके जो लेखन जो थे वह बाएं से दाएं नहीं, बल्कि दाएं से बाएं, अधिकांश जो लिपि है वह किस रूप में है, दाएं से बाएं है, ठीक है, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं। तो यह आपका स्टेटमेंट गलत, बिल्कुल आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया, इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। वैदिक साहित्य, अब वैदिक लिटरेचर पे आप देख लें। वैदिक साहित्य मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित है, अर्थात श्रुति और स्मृति। उनके बीच का क्या अंतर है? श्रुति साहित्य, जैसे वेद को क्या कहा जा रहा है, हियरिंग बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड। श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य जो किस पर आधारित है, आपको सुनने और याद करने पर आधारित, क्योंकि उस समय लिपि नहीं है। वैदिक आर्य जो हैं वे कबीले हैं, यायावरी हैं, कबीलाई जीवन है, वह लिपि से परिचित नहीं है, और इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा जा रहा है, श्रुति एवं स्मृति साहित्य, हियरिंग एंड मेमोरी बेस्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, हाँ बेटा आज थोड़ा लेट में हो गया, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि श्रुति और स्मृति उनके बीच क्या अंतर है। श्रुति को शाश्वत माना जाता है, जबकि स्मृति को परिवर्तन के अधीन माना जाता है। यानी जो श्रुति है वह शाश्वत है, उसमें जो सुनी सुनाई गई चीजें हैं वह शाश्वत है, सत्य है। श्रुति इज कॉन्सिडरेटेड इंटरनल, वेयर एज स्मृति इज सब्जेक्ट टू चेंज, जबकि स्मृति को परिवर्तन के अधीन माना जाता है। स्मृति जो है वह समय के साथ, स्मृतियां नहीं होती हैं जो याद में है, बदल भी जाता है, परिवर्तित है क्या। अच्छा, स्मृति दर्शन प्रत्यक्ष विरोध या श्रुति दर्शन के विपरीत है क्या? स्मृति जो कुछ भी स्मृति यानी जो मेमोरी में है, क्या वह श्रुति के विपरीत होता है क्या? जो स्मृति है, जो आपने याद रखा, क्या वह सुनने के विपरीत होता है क्या? थोड़ा सा ये प्रश्न घुमावदार है, और मैं कहूंगा कि थोड़ी सावधानी से आंसर देना है, थोड़ी सावधानी से इसका आंसर देंगे, निकल जाएगा। श्रुति को शाश्वत माना जाता है, जबकि स्मृति को परिवर्तित। स्मृति श्रुति के विपरीत है, यानी जो आपने याद रखा, क्या वह सुनने के विपरीत, आपने जो सुना उसके उल्टा याद आपने रख लिया क्या? जो कुछ सुना, देखो श्रुति मतलब जो सुनने पर आधारित, और स्मृति मतलब जो याद पर आधारित, ठीक है, स्मृति मतलब जो याद पर आधारित। अब वह पूछा जा रहा है, तो आप देखो, तो श्रुति को शाश्वत माना जाता है, बिल्कुल सही, जबकि स्मृति को परिवर्तन के अधीन माना जाता है। स्मृति जो याद है वह थोड़ा उसमें बदलाव होता है, ठीक है, बदलाव होता है, लेकिन स्मृति श्रुति के विपरीत नहीं है। स्मृति जो है वह श्रुति के ही अनुकूल होगा ना, वह उसके विपरीत नहीं होगा। इसलिए यह बच्चों गलत होगा, और इसका सही आंसर ए होगा, केवल ए होगा, केवल ए होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रत्येक वेद की मूल सामग्री या मंत्र पाठ को क्या कहा जाता है? प्रत्येक वेद की मूल सामग्री या मंत्र को क्या कहा जाता है? द बेसिक मटेरियल ऑन मंत्रा टेक्स्ट ऑन ईच ऑफ द वेदाज इज कॉल्ड संहिता,
पुराण, आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या पुराण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक वेद की मूल सामग्री या मंत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो वेद का आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वेद की मूल सामग्री, वेद की जो मूल सामग्री है उसको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से आंसर देना है। वेद की मूल सामग्री, कोई भी वेद है उसकी जो मूल सामग्री उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि जिस समय वेद है उस समय क्या लिखा गया है? क्या प्रत्येक वेद की मूल सामग्री आपसे पूछा जा रहा है? तो वेद जिस समय, वेद की मूल सामग्री क्या है? संहिता, संहिता कहा जाता है। ये याद रखने की चीज है। संहिता का मतलब होता है कि जो चीजें संग्रह की गई हो, संग्रहित, संग्रहित। पहले से चीजों को क्या किया गया? कलेक्ट किया गया, संग्रह किया गया, और बाद में उसको लिखा जा रहा है ना, उन्हीं संग्रहित चीजों को। तो प्रत्येक वेद की मूल सामग्री या मंत्र पाठ यह किस नाम से जाना जा रहा है? संहिता के नाम से। संहिता, संहिता के नाम से, कि प्रत्येक वेद की मूल सामग्री या मंत्र पाठ को संहिता के नाम से, तो लिखा हुआ बुक में भी होता है, तो इसे संहिता के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सामवेद और नाट्य शास्त्र दोनों किससे संबंधित हैं? ये तो थोड़ा आसान सा प्रश्न है। जैसे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे पूछा जा रहा है कि सामवेद और नाट्य शास्त्र दोनों किससे संबंधित हैं? सामवेदा एंड नाट्य शास्त्रा। नाट्य शास्त्र यह आपको भरत मुनि की रचना है, भरत मुनि की रचना है। और ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि किससे संबंधित है? संगीत, पेंटिंग, पत्थर की वास्तुकला या धार्मिक अनुष्ठान। चारों वेद अपने अपने कुछ विशिष्टताओं को लिए हुए हैं। जैसे ऋग्वेद को आप देख रहे हो तो उसमें देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद को आप देख रहे हो तो उसमें यज्ञ से संबंधित नियम हैं कि यज्ञ को कैसे संपादित किया जाएगा। क्योंकि जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद को छोड़कर 3 अन्य वेद, वह आपको लेटर वैदिक पीरियड के हैं, उत्तर वैदिक कालीन वह रचना मानी जाती है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सामवेद और नाट्य शास्त्र यह दोनों किससे संबंधित हैं, यह आपके पूछा जा रहा है। सामवेद और नाट्य शास्त्र यह आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ऐसे तो नाट्य शास्त्र में कला के सभी रूपों की जानकारी मिलती है, नृत्य, संगीत, स्थापत्य, चित्र, इन सब की जानकारी नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि को नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र को आपको पंचम वेद कहा गया है, यह ध्यान रखना। यह जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है इसे क्या कहा गया है? पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, पंचम वेद की संज्ञा इसे दी गई है, संज्ञा दी गई है। तो यह सामवेद और नाट्य शास्त्र यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियम है, सामवेद यह संगीत पर आधारित है, संगीत से संबंधित संगीत की जानकारी, और अथर्ववेद से हमें कृषि की जानकारी। अथर्ववेद को वेदत्रयी में स्थान नहीं दिया गया है। कभी यह भी पूछ देता है कि वेदत्रयी, जो वेदत्रयी हैं यानी वैदिक आर्यों की रचना, यह वेदत्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो वेदत्रयी में आपको ध्यान रखना कि 3 ही वेद शामिल है बच्चों। वह कौन सा? तो ऋग्वेद, इसके साथ साथ यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है ना, सामवेद। और अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, यानी वैदिक आर्यों की रचना उसे नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि वह अनार्यों से संबंधित है, क्योंकि उसमें अनार्यों की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कृषि, यह आपको वैदिक रीति रिवाज नहीं हुआ करता था, तो इसलिए उसे अनार्यों की रचना मानी जाती है, उसे वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। यह भी ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वेदों में सती शब्द का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ध्यान से आप लोग इसे देखना कि वेदों में सती शब्द का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है।
विष्णु पुराण और पद्म पुराण सती के उदाहरणों का साक्ष्य देते हैं। सती की जानकारी, सती प्रथा की जानकारी दे रहे हैं विष्णु पुराण और पद्म पुराण। क्या सही है यह? वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसी स्मृति के शुरुआती लेखकों ने, जैसे आप देखो तो सबसे पहली जो स्मृति साहित्य है वह है मनुस्मृति, वह मौर्योत्तर काल की है। उसके बाद अन्य स्मृतियां गुप्तकालीन है, जैसे नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृति के शुरुआती लेखकों ने सती के गंभीर मुद्दे पर व्यापक टिप्पणी किया है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। Among ancient religious texts, the term sati has been used most frequently in Vedas. Second statement, the Vishnu Purana and Padma Purana cite instance of sati. Third statement, early writers on Smriti such as Vasishtha and Yagyavallakya have given extensive commentary on the grave issue of sati. यह आपको पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में सती शब्द का सबसे अधिक बार, आपको लग रहा है सती प्रथा जो है, यह ध्यान रखना, यह आपको प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिलता है वह 400 से 600 ईस्वी के बीच का, 400 ईस्वी से 400 एडी टू 600 एडी के बीच सती का साक्ष्य मिलता है। क्या सती का उल्लेख वेद में किया जाएगा क्या? यानी पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर निकल गया आप लोगों का। एक से ही आंसर निकल जा रहा है। दूसरा आप देखें तो विष्णु पुराण और पद्म पुराण में चूंकि 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच, तो इसमें सती का उल्लेख है। दूसरा सही है। जो शुरुआती जो स्मृति जो लेखक हैं, शुरुआती स्मृति लेखकों ने सती प्रथा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। और सती प्रथा का पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य, वह हमें ऐरन अभिलेख में मिल रहा है। ऋग्वेद में थोड़ी ही सती प्रथा था। अगर वैदिक काल में सती प्रथा होता तो क्या दयानंद सरस्वती यह कहते क्या कि पुनः वेदों की ओर लौटो? तब तो फिर सती प्रथा को स्वीकार किया जाता ना। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज कह क्या रहा है? पुनः वेदों की ओर लौटो। यानी हमारे जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियां हैं वह वैदिक काल में नहीं थी। हमें वैदिक कल्चर का अनुकरण करना चाहिए। जो वैदिक प्रथाएं थी हम उसका पालन करें। वहां जात पात, छुआछूत, वर्ग वेद, ये सब कुछ भी नहीं था। तो इसलिए दयानंद सरस्वती आर्य समाज कह रहा है पुनः वेदों की ओर लौटो। तो इसमें आप देखें कि इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था और कुछ लोगों ने इसमें आंसर बिल्कुल सही दिया था। आकांक्षा ने सी दिया है, रमेश ने सी दिया है, गीता ने सी दिया है, गुंजा ने सी दिया है, रवि ने सी दिया है, भावना ने सी दिया था, प्रियंका ने सी दिया है। तो हर चीज को थोड़ा सा लॉजिकली भी समझना है बच्चों, लॉजिकली। इससे क्या हुआ कि देखो अब एक आपका गलत निकला, आपका उत्तर निकल गया, तो कैसे आंसर को निकाला जाता है इस ट्रिक को भी आपको लेकर चलना है, इस ट्रिक का भी आपको पालन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा पुस्तक कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद के कई सिद्धांत शामिल हैं। सबसे पुरानी चिकित्सा से संबंधित पुस्तक, said to be the oldest medical book in India. It contains many tenets of Ayurveda. It is ऐत्रेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, निरंधन संहिता। कौन सा है सबसे पुरानी? ऐत्रेय संहिता, यहां पे केवल संहिता, ऐत्रेय संहिता याद रखना। ऐत्रेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, निर्धान संहिता।
सबसे पुरानी चिकित्सा की पुस्तक, सबसे पुरानी चिकित्सा की पुस्तक, और सबसे पुरानी जो चिकित्सा की पुस्तक है वह है संहिता। शायद यह आप लोगों को पता न हो। मैं जानता था कि इस प्रश्न को आप लोग गलत करोगे ही करोगे, और इसी संहिता के वो मूल बनाकर चरक और सुश्रुत ने संहिता लिखा। क्लियर है? और यह जो ऐत्रेय संहिता है यह लिखा गया किसके द्वारा? आत्रेय के द्वारा। आत्रेय, यह ऐत्रेय नहीं, आत्रेय संहिता है। ठीक है, यह ध्यान देना। यह कौन सी संहिता है? आत्रेय संहिता। आत्रेय एक किनकी रचना है? आत्रेय ने लिखा है। आत्रेय, आत्रेय ऋषि, इसे याद रखना। मैं जानता था ये गलत होगा आप लोगों का, तो इसे आत्रेय संहिता सबसे पुरानी चिकित्सा की पुस्तक है, और इसी के मूल पर चरक और सुश्रुत ने संहिता लिखा। क्लियर है? सबसे पुरानी आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यह आत्रेय संहिता। अच्छा, आत्रेय संहिता आप देखो, यह आयुर्वेद पर लिखी गई है, और यही आपको चरक के कार्यों का आधार भी यही है। बाद में जो चरक ने लिखा, सुश्रुत ने जो लिखा, उनके कार्य का आधार यही आत्रेय संहिता है। इसमें पता है क्या क्या जानकारी दी गई है? इसमें सर्जरी की जानकारी, सर्जरी उस समय, इसमें मनोचिकित्सा की जानकारी है आत्रेय संहिता में, इसमें बाल चिकित्सा की जानकारी है। सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको बुढ़ापा को रोकने का उपाय दिया गया है कि कैसे आप बढ़ते उम्र को कैसे रोक पाओगे। ये हमारे ऋषि मुनि थे। बहुत सारे ऋषि मुनि को देखोगे लगता है कि वे बुढ़ा ही नहीं रहे हैं, बुढ़ापा उन्होंने रोक दिया है। तो इसमें आपको बुढ़ापा से रोकने का उपाय दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि प्रजनन की भी जानकारी दी गई है कि कैसे प्रजनन करना है। अगर आज हम लोग कहते हैं कि विज्ञान तरक्की किया है, अरे हमारी ज्ञान विज्ञान को ढक दिया गया था। हमारे वेद में क्या नहीं है? वेद में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन बच्चों उसे ढक दिया गया था। क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों को शासन करना था, यूरोपियों को शासन करना था, और इसी को आधार बनाकर फिर सुश्रुत और चरक ने संहिता लिखा। तो सबसे प्राचीनतम आयुर्वेद की पुस्तक वह कौन सी है? आत्रेय संहिता, जो किसके द्वारा लिखा गया है? आत्रेय के द्वारा। आत्रेय के द्वारा क्या क्या जानकारियां हैं? तो इसमें आपको सर्जरी, मनोचिकित्सा, बाल चिकित्सा, बुढ़ापा रोकने के उपाय, प्रजनन, इन सब की जानकारियां इसमें दी गई है। क्लियर है? यह याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सप्त सैंधव प्रदेश आपने नाम सुना होगा, 7 नदियों की भूमि। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों की भूमि, सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सप्त सैंधव का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है, सप्त सैंधव में कौन सी नदियां शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल आप कह सकते हो यूपीएससी स्टैंडर्ड वाला। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब, सही कूट का चयन करें। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया। कौन सा है जो सप्त सैंधव में उल्लेखित नहीं है? तो अमित ने दिया है 7 का डी। अच्छा, ओके, सप्त सैंधव। और बाकी लोग जल्दी से इसका तो आंसर आप लोग कम से कम दे दें। अरे सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, वही है ना सप्त सैंधव। अब तो आंसर आना चाहिए आप लोग की ओर से। स्पष्ट यहां पे देखो कि भाई सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है,
उनमें से कौन एक नहीं है? तो क्या सप्त सिंधु में गंगा है क्या? क्या सप्त सिंधु में यमुना है क्या? क्या गंगा और यमुना है क्या सप्त सिंधु में? गंगा सप्त सैंधव प्रदेश में आएगा क्या? गंगा सप्त सैंधव प्रदेश में, आप लोग उसके बाद भी आंसर अगर गलत करोगे बच्चों, क्या गंगा सप्त सैंधव सिंधु और उसके सात सहायक नदियां, तो उसमें सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सरस्वती है, यही है ना, यही सप्त सैंधव प्रदेश कहलाए ना, जो वैदिक आर्यों का निवास स्थल था। आपको सप्त सैंधव प्रदेश में तो भाई सरस्वती और चिनाब का उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश में किसका उल्लेख किया गया है? सिंधु और उसकी सात सहायक नदियां हैं ना, जिनमें कौन कौन सी है? सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सरस्वती। यह क्या कहलाते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। तो इसमें एक दो तो है ही नहीं, एक दो तो है ही नहीं, एक और दो का उल्लेख नहीं है, एक और दो का उल्लेख नहीं है। सी इसका सही उत्तर होगा, सी सही होगा ना। एक सही है, केवल एक, गंगा। क्या यमुना सप्त सैंधव प्रदेश में आता है क्या? यमुना भी सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं है बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं है। सिंधु और उसकी सात सहायक नदियां, 5 सहायक नदियों में वह नहीं आती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख देता है? बहुत ही अच्छा है, वसुधैव कुटुंबकम। यह आपको लिखा होता है हर जगह, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, सबके साथ क्या करना है? कुटुंब, यानी अतिथि सत्कार। वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि सत्कार। अब यह किसमें है? किसमें है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसी को आधार बनाकर पंचतंत्र की कथानकों को लिखा गया है। वेद में, पुराण में, उपनिषद में या ब्राह्मण में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख। कोई बात नहीं अर्चना, कोई बात नहीं बेटा, उपनिषद में तो बाद में उसको किया गया ना, संकलित किया गया ना। वसुधैव कुटुंबकम जो है, यह वसुधैव कुटुंबकम का सर्वप्रथम उल्लेख आपको वेद में दिया गया है। सी नहीं अखिलेश, सी नहीं, बल्कि सर्वप्रथम उपलेख अब से पूछा जा रहा है। बाद में इसको उपनिषद में आधार दिया गया। उपनिषद तो वेदांग है ना, वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, ठीक है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम वही है, सभी मेरे भाई बहन, यानी सभी का जो आपको कहा जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम में, तो यहां पे यानी पूरे विश्व मेरा परिवार, तो इसमें ए है, इसका ए आंसर होगा। क्लियर है? ए इसका आंसर होगा। यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? वेद। वेद ही तो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम की बात, तो यह वेद में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सामवेद किस भाषा में लिखा गया है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया आप लोगों के अकॉर्डिंग। सामवेद की भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी? सामवेद की भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सामवेदा इज रिटेन इन संस्कृत, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी? क्या भाषा है? क्या भाषा है सामवेद की भाषा? बिल्कुल सही है भाई। वेद की भाषा क्या है? संस्कृत ही तो। चारों वेद तो संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबकी भाषा तो एक ही है ना, संस्कृत ही है। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न था। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, वरुण, अग्नि या वायु? यह भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं। चूंकि आप देखते हो कि
जो धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वह प्रकृति पूजक हैं, और जब वे प्रकृति की लीलाओं को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, जब वे प्रकृति की घटनाओं को जान नहीं पाते हैं, तब उन्होंने तमाम प्राकृतिक शक्तियों का क्या किया था? दैवीयकरण किया था, और उन्हें ईश्वर मानकर उनकी स्तुति की थी। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, वरुण, अग्नि या वायु? सबसे प्रमुख देवता आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ऋग्वेद के ऐसे सभी देवता ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है ना? इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। अग्नि भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं ऋग्वैदिक आर्यों के। ठीक है, इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, सोम हैं। सोम को भी देवता माना गया है, और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोमदेव को ही समर्पित है। सोम जो एक लिक्विड आइटम थे, जिसे पेय पदार्थ कहा जाता है, जो मुंज पर्वत पर पाया जाता था, हिमालय की चोटी पर, जिसे कुछ लोगों ने कहा कि वह एक पौधा होता था जिसको पीस कर खाया जाता था या उसका पान किया जाता था। जब वैदिक आर्य, जब कबीले, चूंकि कबीले थे और कबीले आपको पशु के लिए लड़ते थे, तो लड़ने के लिए क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं होती थी, पशु के लिए। तो जब वे युद्ध में जाते थे तो उसके पहले यह आपको सोमदेव का स्मरण करते थे, और बैठकर सामूहिक पान किया जाता था, और सामूहिक पान के उसको पीते थे, और पीने के बाद सभी लोग बहादुरी का परिचय दिखाते थे। तो ऐसे भी आप देखते हो कि जो ड्रिंक लोग करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद फिर उनके पास कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी होता है क्या? शाम में ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते होंगे, सूर्य अस्त और ऐसे लोग मस्त हो जाते हैं, तो शाम के टाइम ऐसे लोग मिलते होंगे, फिर उनके सामने सबे जितने प्रशासन सब कुछ बौना साबित हो जाता है। उनके समक्ष फिर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता है, वही सब कुछ है, नीति नियंता। तो यहाँ पे देखें कि ये सभी वैदिक देवता है, लेकिन सबसे प्रमुख देवता इंद्र को बच्चों माना गया है। आते हैं अगले प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है। उपनिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिषद, सामान्य तौर पर वेदों के पहले भाग को उपनिषद कहा जाता था। सामान्य तौर पर वेद के पहले भाग को उपनिषद कहा जाता था। देयर आर जनरली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेदाज कॉल्ड उपनिषद, यानी वेद के पहले भाग को उपनिषद कहा जाता था। उन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वेदांगा। इनमें से कौन कथन सही है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, हाँ, पीएम भी नीचा हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? उपनिषद के विषय में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद के विषय में कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है। उपनिषद वेद के पहले भाग होते थे। उपनिषद को वेदांग भी कहा गया है। उपनिषद, क्या यह वेद का पहला भाग है? वेदांग क्यों कहा जा रहा है? तो उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग, अंतिम भाग। और वेद के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को क्या कहा जा रहा है? तो उपनिषद को वेदांग भी कहा जा रहा है। जैसे आप देखो तो वेद हैं, सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। जैसे वेद हो गया 4 वेद, फिर इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण साहित्य। वैदिक साहित्य में इन्हें रखा जाता है ना। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वैदिक साहित्य में किन्हें रखा गया है। तो वैदिक साहित्य में आपको वेद हो गए, इसके साथ साथ ब्राह्मण साहित्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, आरण्यक, इसके बाद उपनिषद। ये सब क्या है? वैदिक साहित्य है। पुराण को वैदिक साहित्य में नहीं रखा गया है। महाकाव्य को वैदिक साहित्य में नहीं रखा गया। वेद के अंग, वेदांग। तो यह आपको वेद के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांग, यह वेद का पहला भाग नहीं है बच्चों, वेद का अंतिम भाग है। यहां से वैदिक युग की समाप्ति हो रही है ना। तो इसलिए इसमें से केवल बी सही होगा, न कि सी सही होगा। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी सही होगा, बी सही होगा।
इन सब चीजों को ध्यान, अब मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। अब आप लोग सही परफॉर्मेंस कर भी रहे हो और कुछ लोगों का तो वाकई बहुत काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म और मृत्यु चक्र के साथ साथ आत्मा की जटिलता और कर्म कांड संबंधी जानकारी का संकलन किसमें है? आत्मा की जटिलता, द कंपाइलेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन ऑन द बर्थ एंड डेथ साइकिल्स एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल आर। जन्म और मृत्यु चक्र के साथ साथ आत्मा की जटिलता और कर्मकांड संबंधी जानकारी का संकलन किसमें है? किसमें संकलन किया गया है? आत्मा की जटिलता, जन्म मृत्यु चक्र, यह किसमें शामिल किया गया है? शैलेंद्र ने दिया है भी, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, किसमें है? किसमें है? रहस्यमयी, यानी जीवन के रहस्य को जानने का तलाश किसमें किया गया है? जीवन के रहस्य को जानने का। तो यह आप देखते हो कि जैसे उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म जकड़ता चला जाता है, कर्मकांडीय होता चला जाता है और जीवन के सभी पहलुओं को धर्म से जोड़ दिया गया। संस्कार पद्धति आ गया, आश्रम व्यवस्था आ गया। लोगों में बेचैनी हुई और बेचैनी हुई तो उसी बेचैनी को दूर करने के लिए लोग चिंतन मनन करने चले वन की ओर। जहां पे लोगों ने चिंतन मनन किया तो आरण्यक की रचना हुई और फिर उसी रहस्य विद्या को जानने की कोशिश की गई तो उपनिषद की रचना हुई। तो यह आपको उपनिषद में बिल्कुल क्लियर बच्चों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हितोपदेश विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। कल्पित कथा दृष्टांत के विपरीत मानव चरित्र की विशेषता है। यानी हितोपदेश विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, क्या यह सही है? और इसमें जो कल्पित कथा है, जो कल्पनाओं में कथा है, हितोपदेश में बहुत सारे कथाओं को कल्पनाओं में वो किया गया है। तो इसमें क्या कल्पनाओं में जो कथा है, काल्पनिक कथा, क्या यह मानव चरित्र की विशेषता इसमें बताई गई है? तो क्या इसमें मानव चरित्र की विशेषता बताई गई है? थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। हितोपदेश इज रिटेन बाय विष्णु शर्मा। फेबल अनलाइक द पैरेबल फीचर्स द ह्यूमन कैरेक्टर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हितोपदेश किसकी रचना है? देखता हूं। पंचतंत्र है बेटा, पंचतंत्र तो है विष्णु शर्मा का, लेकिन हितोपदेश यह नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है। क्या है? हितोपदेश की रचना किसने किया है? मूल रूप से इसके जो रचनाकार हैं वह हैं नारायण पंडित। विष्णु शर्मा बच्चों इसे बाद में संकलित किए हैं, यह ध्यान रखना। विष्णु शर्मा जो हैं वह इसको बाद में संकलित किए हैं। मूल रचना किसकी है? यह आपको नारायण पंडित की है। और इसमें है क्या? यह उपदेशात्मक है, ध्यान देना। यह क्या है? उपदेशात्मक, यानी इसमें उपदेश देने का काम किया गया है, उपदेश देने का काम किया गया। और यह आपको जानवरों के माध्यम से, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? तो जानवरों के माध्यम से क्या बताया गया है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको एकदम याद रखना। जानवरों के माध्यम से नैतिकता और ज्ञान को साथ कहानियों को गढ़ा गया है। जानवरों के माध्यम से नैतिकता एवं ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की गई है, प्रदान करने की कोशिश। क्योंकि देखो होता क्या था, यही तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता थी ना बच्चों, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता थी। होता क्या था कि ऐसे किसी चीज को आप पढ़ो,
आपको याद रहता है क्या? आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे, तो छोटे रहेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गधा, जो नहीं बनना है, इसलिए गधा के जगह गमला होता है। घ से घड़ी, यानी चित्र दिखाया गया, जानवर दिखाए गए। बच्चा पढ़ने की इच्छा उसकी नहीं है, लेकिन वह इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसमें उसको पिक्चर दिख रहा है जानवरों का। ये देखो, एक घर है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, दिखाया जाता है ना। आप लोग भी पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है चित्रों के माध्यम से। तो यह नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। कैसे शिक्षा दी जाती थी? एक आध मैं आपको अगर कहानी बताऊं हितोपदेश का, तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे लोगों को नैतिकता की जानकारी दी जाए। तो इसमें एक कहानी है कि एक बार की बात है कि उसमें बताया जा रहा है, लिखते हैं नारायण पंडित, यानी नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं कि एक हिरन था, हिरन समझ रहे हो ना, और एक आपका था सियार था। वो कोशिश कर रहा था कि वह हिरन को खा जाए। वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह डर जाता है। उसको लगता है कि नहीं भाई, ये भागेगा तो मैं इसका पीछा नहीं कर सकता हूं, ये बहुत तेज दौड़ता है। तो वह थोड़ा अपना दिमाग लगाता है। अच्छा, हिरण का एक मित्र था कौवा, चालाक कौवा, बहुत चालाक था। हाँ, भेड़िया। तो यह भेड़िया था और हिरण जो था, तो भेड़िया हिरण को खाना चाहता था, लेकिन उसको लगता है कि भाई मैं खा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो भाग जाएगा। और हिरण का एक मित्र था कौवा। तो भेड़िया पहुंचता है और पहुंचकर उसको कहता है कि भाई मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं बहुत उदार हूं, लिबरल हूं, और मैं अहिंसक हूं, मैंने हिंसा उनसा त्याग दिया है। धीरे धीरे हिरण बेचारा सीधा साधा था, वह उसकी बातों में आ जाता है, और बातों में आ जाता है तो बोलता है कि चलो अपना घर दिखाओ, क्योंकि भेड़िया को लगा कि घर जाएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे और फिर इसके बच्चों को खा लेंगे, विश्वास में जीतकर, विश्वास में लेकर। तो यह आपको भेड़िया को लेकर जाता है, हिरण अपने साथ जाने लगता है। उसी बीच उसका मित्र देख लेता है, उसकी नजर पड़ जाती है कौवे की। कौवा उससे पूछता है अपने मित्र से, हिरण से, कि भाई ये किसको साथ लेकर जा रहे हो? तो बताता है कि ये नया नया मित्र बना है। तो उसने बताया कि क्या नया मित्र बना है तो क्या इसकी जांच पड़ताल किए? मित्रता ठीक है, यही अतिथि देवो भव, यही इसी में आपको कहा जा रहा है ना। जो उपनिषद का जो वाक्य था, वेद का जो वाक्य था, तो इसमें कहा जाता है कि ठीक है भाई, तुम इसको लेकर तो जा रहे हो, लेकिन क्या इसके विषय में तुम जांच पड़ताल पहले किए, जाने या नहीं जाने? वो बोलता है कि जांच पड़ताल करने की जरूरत क्या है। तो फिर वह एक दूसरी कहानी सुनाता है, यानी कहानियों के माध्यम से, जानवरों की कथाओं के माध्यम से किस चीज की शिक्षा दी जा रही है? नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है। नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है। पहले हमें नैतिकता पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। ये हमारे घर परिवार, हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारी कल्चर ऐसी थी कि हमारा कंबाइंड फैमिली होता था, दादा दादी होते थे, चाचा ताऊ होते थे, वे हमारे अंदर नैतिकता भरते थे। आज क्या नैतिकता आपकी काम वाली भरेगी क्या? वो कौन सी नैतिकता सिखाएगी? उसको आपसे जुड़ाव क्या है? आज इसीलिए यूपीएससी में पेपर 4 में इसे लागू किया गया है। आज इसीलिए इसे पेपर 4 में लागू किया गया है, नैतिकता, क्योंकि आज नैतिकता का हनन हो चुका है हमारे समाज से। तो यह आप देखें तो हितोपदेश यह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, और यह क्या है? यह उपदेशात्मक है, यानी जानवरों के माध्यम से लोगों को क्या किया जा रहा है बच्चों? उपदेश देने का काम किया जा रहा है। यह पंचतंत्र के, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, बाद में हितोपदेश का इन्होंने संकलन किया है, संकलन किया है। तो इसमें कल्पित जो कथा है वह मानव चरित्र नहीं बल्कि जानवरों की इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। और
केवल 2 सही होगा। क्लियर है? केवल 2 सही होगा। हाँ, अच्छी बात है, ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए बच्चों। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र तो आप सभी पढ़े होंगे, मतलब सुने होंगे, जाने होंगे। किस काल की रचना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? यह मौर्यकालीन है। और कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य जिनका नाम था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता पर बैठाया भी था। पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के विषय में कि कौन सा कथन गलत कथन पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र में राज्य को परिभाषित करने वाला यह पहला भारतीय, यानी अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। यानी राजनीतिक विषय पर लिखी गई क्या यह पुस्तक है क्या? इट वाज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन स्टेट। राज्य को परिभाषित करने वाला यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, साहित्य है। यह सामाजिक कल्याण और सामूहिक नैतिकता के मुद्दों की पड़ताल करता है जो समाज को साथ रखता है। इट एक्सप्लोर्स इश्यूज ऑफ सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव इथिक्स दैट होल्ड ए सोसाइटी टुगेदर। यह निजी भूमि स्वामित्व की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट लैंड ऑनरशिप। यह सभी गलत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह मौर्यकालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी जानकारियों का स्रोत है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें निजी स्वामित्व, भूमि की निजी स्वामित्व की अवधारणा को मान्यता दी गई है। भूमि के निजी स्वामित्व की अवधारणा को इसमें मान्यता दी गई है। और यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन इससे हमें तदयुगीन आर्थिक, सामाजिक जीवन की घटनाओं की जानकारी, प्रशासनिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। सर्वप्रथम इस पुस्तक को पब्लिश करने का काम, प्रकाशित करने का काम 1909 में पंडित श्यामा शास्त्री ने किया था, 1909 में। और यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई सबसे प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है। यह अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है और विश्व की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक पुस्तक, सबसे पहले राजनीतिक दर्शक, फिलोसफर कौटिल्य को माना जाता है, कौटिल्य को माना जाता है। क्या यह राज्य को परिभाषित करने वाला है पहला भारतीय ग्रंथ नहीं है क्या? भारत में कोई और इसके पहले का ग्रंथ है क्या जो राजनीतिक विषय पर लिखी गई है, जो राज्य को, इसी में राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। क्या बात करते हो आप? यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई बेटा सबसे पहली पुस्तक है। आकांक्षा, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और आप करो कि नहीं डी सही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यह सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, यह भी सही है, यह गलत है। इसमें आपको गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। क्लियर है बच्चों? चलिए, हाँ चलिए आते हैं। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है बच्चों, लास्ट प्रश्न है। और अंत भला तो आप भी जानते हो, अंत भला तो सब भला। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज आंसर दिया है, लेकिन आज का यह अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। अशोक के अधिकांश शिलालेख यूनानी भाषा में थे, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में आर्मेइक और प्राकृत में थे। अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख की भाषा यूनानी थी, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आर्मेइक और प्राकृत थे। अभिलेखों की भाषा क्या है? क्या सही है इसमें? यह अंतिम है, कौन सा सही है पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख यूनानी भाषा में थे। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा क्या है बच्चों?
भाषा एक ही है, लिपि अलग अलग है। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा क्या है? एक ही है। और भाषा क्या है? प्राकृत। और लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक, ग्रीक, यूनानी। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। सभी अभिलेखों की भाषा तो एक ही है ना, या अलग अलग भाषा है? लिपियां अलग है ना। ये कितनी बार मैंने बताया भी कि अशोक के सभी अभिलेख की भाषा प्राकृत है, लिपि भिन्न है। लिपि ब्राह्मी भी है, खरोष्ठी भी है, आर्मेयिक भी है, ग्रीक भी है, यूनानी भी है। लिपियां अलग है। तो क्या यह सही होगा? अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखे गए थे, बल्कि अशोक के जो शिलालेख हैं वह तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और ग्रीक, इन सभी लिपियों में लिखे गए थे। क्या यह सही होगा? क्या यह सही होगा? प्राकृत लिपि, प्राकृत भाषा, स्क्रिप्ट अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। भाषा और लिपि में अंतर है ना, या नहीं है? भाषा और लिपि में अंतर है या नहीं है? लिपियां जो लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट अलग हो सकता है। और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज कब की गई थी? 1750 में, तो आप लोग भी जानते होंगे, टिपेन थैलर के द्वारा। और सबसे पहले इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा ना 1837 में। अच्छा, अब क्लियर हो गया भावना? एक साथ सभी फंस गए अंतिम क्वेश्चन में, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें आपको डी होगा, कोई भी सही नहीं है। ऐसे प्रश्न गलत करके फिर क्या फायदा पछताने का? यही बचाना है, इसे ही रोकना है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, हो जाता है, लेकिन बेटा इसी को रोकना है। इसीलिए एमसीक्यू चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। एक हमारा और भी क्लास होगा इस पे, एक टॉपिक और हम लोग लेंगे लैंग्वेज पे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।